हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैथली सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आई हूँ। अब तक हम लोगों ने 30 क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट थे वो कर लिया है। आज 10 to 15 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 15 क्वेश्चंस मिलेंगे। दैट मीन्स कि टोटल आपके 45 क्वेश्चंस हो गए। पूरे 45 क्वेश्चंस जो आपको बताए गए हैं इम्पोर्टेंट है। इनको अगर करके आप जाते हैं तो आपके एग्जाम में मतलब ये गारंटी है कि आपको अच्छे मार्क्स आएंगे ही आएंगे। तो ये 40 के 45 क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लीजिए। क्वेश्चन को करने में प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है तो आप हमें इस वीडियो में या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे या एक नंबर आपको फ्लैश हो रहा होगा उस पर आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। इसका नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल है, तो आप नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। तो नोट्स से रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको नोट्स परचेज करना है तो आप ये व्हाट्सएप नंबर है जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। लेकिन उससे पहले जो भी हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। अभी हम लोग फर्स्ट ईयर के जो है क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं। जब आप लोग सब सेकेंड ईयर में जाएंगे या फिर कुछ दिनों के बाद जो है बीएड एंट्रेंस जो होने वाला है उसके लिए हम लोग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस चैनल पे रेगुलर जो है बीएड से रिलेटेड, टीचिंग से रिलेटेड क्लासेस कंडक्ट करवाए जाते हैं और साथ में ही जो वैकेंसीज रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी मिलते रहती है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे फर्स्ट पहले जो हम 30 क्वेश्चन कर चुके हैं उसके बाद आप इसको देखेंगे तो 31 क्वेश्चन है। तो इसको देखिए, इसमें कौन सा क्वेश्चन जो है इसमें है सीखने या अधिगम से आप क्या समझते हैं। ये हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के चैप्टर में या फिर उनके इसमें सिलेबस में ये ना हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं क्योंकि हम लोग ऑल ओवर इंडिया जो है वो कवर कर रहे हैं बीएड स्टूडेंट को। तो वहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज और कुछ स्टेट्स के बच्चों में जो है ये सीखने अधिगम जो है वो दिया हुआ है, मतलब लर्निंग का पार्ट भी उसमें थोड़ा सा दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ये क्वेश्चन उन स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जिनके सिलेबस में सीखने या अधिगम जो है वो दिया हुआ है, लर्निंग दिया हुआ है उनके लिए। तो क्वेश्चन है सीखने या अधिगम से आप क्या समझते हैं। सीखने या अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषताओं कौन कौन सी है, वर्णन कीजिए। मतलब कि आपको अधिगम लर्निंग का जो है डेफिनेशन बताना है। पहले तो आप नोइंगली फैक्ट जो होगा लर्निंग के बारे में वो बता देंगे। फिर उसके बाद जितने भी फिलोसफर्स हैं जो कि उन्होंने अपना स्टेटमेंट या अपनी परिभाषा जो भी दी हुई है अधिगम के बारे में, लर्निंग के बारे में, वो आप बता देंगे। एंड उसके बाद आप कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, विशेषताएं जो है इनकी, उसको लिखेंगे। विशेषताओं को ट्राई कीजिएगा पॉइंट में लिखने का और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स लिखने के लिए इसमें ट्राई कीजिएगा, तो अच्छे मार्क्स लाने के चांसेस आपके रहेंगे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो और में आप देख रहे हैं अथवा में देख रहे हैं, सीखने या अधिगम किसे कहते हैं, सीखने या अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, लिखा हुआ लिखने का तरीका अलग हो जाता है लेकिन आंसर जो है इसमें सेम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लर्निंग से ही है। सीखने या अधिगम से आप क्या समझते हैं, सीखने की प्रकृति की विवेचना कीजिए। वहां पे हम लोगों ने डेफिनेशन लर्निंग का किया, उसके बाद से कैरेक्टरिस्टिक किया। यहाँ पे हम नेचर देखेंगे कि लर्निंग का नेचर क्या होता है, कैसा होता है। तो लर्निंग के नेचर को फिर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। फिर इस यहाँ पे अथवा में इसके साथ जो क्वेश्चन दिया है वो देखिए। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ये अर्थ स्पष्ट करो, उसके बाद इसके मुख्य प्रकारों तथा प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, प्रोसेस। जो प्रोसेस है लर्निंग का उसको बताना। नेचर में भी वही आ जाएगा, तो ये मत समझिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जा रहा है। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है, आंसर लिखिए और उसका एक ही का आंसर जो है सब में आप हो जाएगा। थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन आ जाता है, ट्विस्ट करके आपको भी आंसर देना पड़ेगा। नेक्स्ट है अथवा में अधिगम की परिभाषा दीजिए, अधिगम की प्रकृति का वर्णन कीजिए। अगेन यहाँ पे नेचर के बारे में लिख दिया गया है, तो सो इजी है ये इसमें नेचर वही आंसर लिखना ही है। फिर यहाँ पे व्हाट इज लर्निंग एंड प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इतना याद रखिएगा। नेचर की जगह पे प्रोसेस ऑफ लर्निंग भी लिखेगा तो आंसर आपका सेम आना चाहिए। फिर और देखिए, सीखना या अधिगम का अर्थ है इसके सीखने से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोण, प्रकारों तथा प्रक्रिया का वर्णन करें। प्रक्रिया अगेन प्रोसेस ही है, तो ये प्रोसेस को आपको बताना है, इसके अप्रोचेस को बताने हैं इसमें। और फिर उसके बाद सीखना या अधिगम जो हमको लिखना है डेफिनेशन वही है। तो ये हुआ एक क्वेश्चन। इसमें और अथवा में है सीखना या अधिगम का क्या अर्थ है, इसके सीखने से संबंधित विभिन्न दृष्टिकोणों, प्रकारों, सेम क्वेश्चन है वो उसी की तरह।
थर्ड नंबर आ जाइए, व्यवहारवाद से क्या अभिप्राय है। बिहेवियरिज्म बताना है आपको। आप भी जानते हैं कि लर्निंग का जो बहुत सारा डेफिनेशन जो है व्यवहारवाद से इन्फ्लुएंस्ड है। व्यवहारवाद के जितने भी हमारे फिलोसफर हैं उन्होंने अपने डेफिनेशंस जो हैं लर्निंग के बारे में दी है, तो इसलिए हमें पहले ये जानना होगा कि व्यवहारवाद होता क्या है। तो ये डायरेक्टली रिलेट करता है बिहेवियर से, मतलब कि अगर आपके बिहेवियर में चेंजेस आ रहा है दैट मीन्स कि आप सीख रहे हैं। ये व्यवहारवाद वाले जितने भी मानने वाले हैं, बिहेवियरिज्म को मानने वाले हैं, वो इस बात पे बोलते हैं कि अड़े हुए रहते हैं कि अगर बिहेवियर में चेंजेस नहीं आया तो लर्निंग नहीं हुई, एंड बिहेवियर में चेंजेस आया तो ये जो है वो लर्निंग है। फिर यहाँ पे देखिए व्हाट आर इट्स टाइप्स, आपको इसके टाइप्स को बताना है व्यवहारवाद के। डिस्क्राइब्स बेसिक एलिमेंट्स ऑफ बिहेवियरिज्म, इसमें आपको मूल तत्व जो एलिमेंट्स होते हैं बिहेवियरिज्म के व्यवहारवाद के वो आपको बताने हैं। फिर है यहाँ पे आलोचना करना है, क्रिटिसाइज करना है व्यवहारवाद का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, मतलब कि इसके बिहेवियरिज्म जो है वो कैसे अप्रोप्रिएट नहीं है उसमें आपको आलोचना करना है, उसमें आपको क्रिटिसाइज करना है। फिर उसके बाद जब हम लर्निंग आ रहे हैं तो थॉर्नडाइक को नहीं भूल सकते। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं मूल सिद्धांतों के बारे में आप क्या जानते हैं, इस सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता का वर्णन कीजिए। थॉर्नडाइक का मूल प्रयास एवं मूल का जो सिद्धांत है उसको हम लोग को जो है वो एक्चुअली ये है प्रयास एवं भूल होगा, यहाँ पे मूल लिखा गया ये गलत है, भूल हो जाएगा, मतलब ट्राई एंड एरर। यहाँ पे इंग्लिश में आप देख सकते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में थॉर्नडाइक का जो फेमस है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। एजुकेशन में इसका क्या इम्प्लीकेशन है, कैसे एजुकेशन में शिक्षा में इसका महत्व है वो बताना है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट अथवा में आ जाएगा अधिगम की परिभाषा दीजिए। देखिए यहाँ पे भी ये क्वेश्चन जो आपको आया है थॉर्नडाइक के जो आपको प्रयास एवं भूल के सिद्धांत के बारे में बताना है, डायरेक्टली आप स्टार्ट नहीं करेंगे, इसमें आपको अधिगम के बारे में थोड़ा सा बताना ही पड़ेगा। एक्चुअली थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है अधिगम से लर्निंग से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा हमको लर्निंग के बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद हम थॉर्नडाइक का जो है जो भी थ्योरी है थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर की, उसको हम लोग फिर डिस्क्राइब करेंगे। तो हमेशा याद रखिए वहां लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लर्निंग का डेफिनेशन लिखना है, और यहाँ पे क्लियरली लिख देगा कि अधिगम की परिभाषा दीजिए और थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, तो वही आपको लिखना है। सीखने से आप क्या समझते हैं, लर्निंग क्या है, अगेन बस वर्ड को थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है, तो आपको नर्वस नहीं होना है या फिर आपको ऐसा नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन अलग हो गया। फिर सीखना कैसे होता है, थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। थॉर्नडाइक ने जो सीखने का सिद्धांत दिया, लर्निंग की जो थ्योरी दी है उसके बारे में डिस्कस करना। अगेन यही है ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है जिसको हमको बताना है। थॉर्नडाइक के अधिगम के सिद्धांत की शैक्षिक उपयोगिता, मतलब थॉर्नडाइक के जो थॉर्नडाइक ने जो थ्योरी दी है उसको एजुकेशन में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है या किस तरह से वो यूजफुल है वो हमें बताना है। नेक्स्ट है हमारा थॉर्नडाइक के अधिगम के नियमों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या महत्व है, दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ थॉर्नडाइक्स लॉज ऑफ लर्निंग इन एजुकेशन, डिस्क्राइब इन डिटेल। यहाँ पे थॉर्नडाइक्स के लॉ को जो है वो बताना है। लर्निंग में लर्निंग का जो थ्योरी है थॉर्नडाइक ने दिया है वो एजुकेशन में कैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताना है। अब आइए थोड़ा सा अधिगम से ये होते हैं मूव करते हैं, यहाँ पे कंडीशनिंग आ गया है। अनुबंध से आपका क्या अभिप्राय है, पावलोव के प्राचीन अनुबंध सिद्धांत आप थॉर्नडाइक करने के बाद पावलोव करेंगे। पावलोव ने भी कंडीशनिंग अपनी थ्योरी जो दी है उसको बारे में हमें डिस्कस करना है। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है पावलोव की उसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो ये लिखना है कि कंडीशनिंग का मीनिंग क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशनिंग, throw light on the experiment elements and educational importance of Pavlov's classical conditioning theory। तो यहाँ पे पावलोव की जो थ्योरी है उस पे हम लोगों को उसके बारे में बताना है और कंडीशनिंग की थ्योरी लिखनी है। कंडीशनिंग की जो है आपको डेफिनेशन लिखना है। फिर यहाँ पे अनुबंध कैसे और क्यों होता है, एक अध्यापक, अब यहाँ पे टीचर जो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट होता है, तो टीचर के बारे में अब ये क्वेश्चन है। एक अध्यापक एक टीचर अनुबंधन द्वारा सीखने को विधि का अपने कक्षा अध्ययन में किस प्रकार उपयोग में ला सकता है। कंडीशनिंग जो है कंडीशनिंग के
थ्रू एक टीचर जो है जो क्लासेस ले रहा है, प्रैक्टिकल क्लासेस उसके जब चल रहे हैं, तो किस तरह से कंडीशनिंग की जो मेथड्स है उसको अपने क्लास में यूज कर सकता है, किस तरह से उपयोग कर सकता है, वो है ये क्वेश्चन। फिर है अनुबंधन किसे कहते हैं? पावलोव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत की मुख्य विशेषताओं एवं शिक्षा क्षेत्रों में इसकी उपयोगिता का महत्व का वर्णन कीजिए। अगेन वही है, अनुबंधन का डेफिनेशन और पावलोव की थ्योरी के बारे में बताना है। पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत की प्रयोगों सहित व्याख्या कीजिए। जो पावलोव ने कंडीशनिंग की थ्योरी दी है उसको विथ एग्जाम्पल जो है वो डिस्क्राइब करना है, ये क्वेश्चन वही है। फिर नेक्स्ट में आइए, अनुबंधन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए अनुबंधन से संबंधित मुख्य कारकों, यहाँ पे आपको फैक्टर्स बताने हैं, फैक्टर्स के बारे में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, अनुबंधन का डेफिनेशन लिखना है और फैक्टर्स के बारे में बताना। फैक्टर्स ट्राई कीजिएगा पॉइंट्स में लिखने के लिए। अनुबंधन किसे कहते हैं? अनुबंधन से संबंधित मुख्य निर्धारकों और कारकों, वही है, निर्धारक और कारक दोनों वर्ड सेम होते हैं, सिनोनिम है ये। अनुबंधन का क्या अर्थ है? अनुबंधन से संबंधित मुख्य कारकों तथा घटकों, अगेन कारक है और घटक है, उसी के बारे में लिखना है। घटक, कारक, फिर उसके बाद से आपका निर्धारक, ये तीनों वर्ड में से कोई भी यूज हो लिखना वही है। अब आइए बात करते हैं थोड़ा सा अलग, यहाँ पर हम लोग देखेंगे डेप्रिविएशन एंड डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, वंचित और वंचन जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, उनके एडजस्टमेंट क्या होते हैं, उनके बारे में देखना है। ये भी जिनके भी बुक में, जिनके भी सिलेबस में ये होगा वही करेंगे, उन्हीं में आएगा, लेकिन ये ज्यादातर में रहता ही है, स्टूडेंट से रिलेटेड है। बाल्यकाल से आपका क्या अभिप्राय है? इसकी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जो बाल्यकाल होता है, जो कि चाइल्डहुड होता है, एक्चुअली ये बाल्यकाल लिख दिया, इसको इंग्लिश में देखेंगे तो लिखा रहेगा चाइल्डहुड से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड का डेफिनेशन देना है। फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक को लिखना है, विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है, विशेषताएं अगेन आप ट्राई कीजिए पॉइंट्स में लिखने के लिए। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, इस कथन का स्पष्टीकरण कीजिए और इस काल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। देखिए ऐसा अगर स्टेटमेंट आ जाता है ना तो हम भी डर जाते हैं कि अच्छा इसमें क्या करना है और कैसे लिखना होगा, लेकिन ऐसा अगर आ भी जाता है तो भी आपको कुछ नहीं करना, आपको स्टार्ट वहीं से करना है, चाइल्डहुड के डेफिनेशन से ही स्टार्ट करेंगे। चाइल्डहुड किस तरह से, इसमें क्या क्या चीजें हैं। देखिए अनोखा काल है का मतलब क्या हुआ कि उसको कैसे वो अनोखा बनाता है, कैसे वो अलग होता है, तो उसमें जो जो चीजें हैं जब हम वो बताएंगे तभी हम इन शॉर्ट इन लास्ट जो है बोल सकते हैं कि ये एक अनोखा काल है। तो हमें वो सारी चीजें बतानी पड़ेगी, उसका डेफिनेशन बताना पड़ेगा, उसमें जो स्टेजेस आ रहे हैं वो बताना पड़ेगा, उसके इंपॉर्टेंस को बताना पड़ेगा, बच्चों पे क्या इम्पैक्ट आता है उन सारी चीजों का अगर उसमें उनके साथ अप्रोप्रिएट वे में जो बिहेव नहीं किया जाता है वो, तो ये सारी चीजें बता देंगे तो ये जो स्टेटमेंट है अपने आप जो है प्रूव हो जाएगा और उसका आंसर मिल जाएगा। स्टेटमेंट देख करके डरना नहीं है, आपको लिखना वही है, डेफिनेशन ही लिखना है और स्टेटमेंट से कोई डरने की बात नहीं। हाँ ये लास्ट में आप ये यूज कर सकते हैं कि इन अ नटसेल वी कैन से दैट चाइल्डहुड इज अ वेरी यूनिक काइंड ऑफ दैट स्टेज इन एवरीवन्स लाइफ। ये आप लिख सकते हैं, इंग्लिश में हिंदी में लिखना है तो हाँ हम इस तरह से कह सकते हैं कि बाल्य अवस्था जीवन का एक अनोखा काल होता है, एक अच्छा काल होता है, एक यूनिक काल होता है, ये आप लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे आइए, बाल्य अवस्था से आप क्या समझते हैं, वही है, और चाइल्डहुड से आप क्या समझते हैं। बाल्य अवस्था के दौरान बालकों की शिक्षा है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि चाइल्डहुड में बच्चों के एजुकेशन से रिलेटेड किन किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। फिर शैक्षिक दृष्टि से बाल्य अवस्था की अधिक महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है, ये जो कथन दिया हुआ है शैक्षिक दृष्टि के बाल्य अवस्था से अधिक महत्वपूर्ण और अवस्था नहीं है, मतलब यहाँ भी एजुकेशन वाइज ये बोला गया है कि चाइल्डहुड जो है, चाइल्डहुड से ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट स्टेज जो है इंसान की लाइफ में नहीं होता है। मतलब अगर सीखने का जो स्टेज होता है वो बाल्यावस्था ही होता है, उसके बाद अगर वो उस टाइम में नहीं सीखा तो उसके बाद सीखने के चांसेस कम हो जाते हैं या बहुत ना के बराबर रहता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस कथन को विवेचना करना है, इसको भी बताना, तो वही लिखना है आपको, बाल्यावस्था का डेफिनेशन लिखना है। इसमें ये शिक्षा के में ये जो क्वेश्चन है दौरान बालकों की शिक्षा के तो किन किन बातों का ध्यान अनिवार्य है, तो वो आपको लिखना है, तो आंसर दोनों का सेम होगा। आइए थर्ड नंबर देखते हैं थोड़ा सा,
निर्धनता क्या है, निर्धनता के संदर्भ में बाल्यावस्था का वर्णन कीजिए। पोवर्टी क्या है? एक्चुअली हम लोग ये बात बोलते भी है ना कि बाल्यावस्था में बच्चों के शैक्षिक, वो जो क्वेश्चन था शैक्षिक दृष्टि से क्या इफेक्ट आएगा, तो उसका एक रीजन, एक फैक्टर जो है उसको इफेक्ट करने वाला पोवर्टी भी होता है। अगर बच्चा अच्छे घर से नहीं है, फाइनेंशियली वहां पे प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली वो पूरे क्लास में अपना ध्यान नहीं दे पाएगा, या घर में उसको वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, तो वो उतना डेवलप नहीं कर पाएगा जितना उसको करना चाहिए। तो ये आपको बताना है कि पहले तो निर्धनता क्या होती है और बाल्यावस्था में निर्धनता का क्या असर पड़ता है, कैसे वो इफेक्ट कर जाता है बच्चों के मन को, बच्चों की स्टडी को, बच्चों के डेवलपमेंट को। तो ये क्वेश्चन जो है आपको इम्पॉर्टेंट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के लिए। आप एक बार अपना ये मिला लीजिएगा, इसीलिए आपको यहाँ पे चैप्टर्स नेम जो है यूनिट नेम दे दिया गया है। अगर ये यूनिट आप में है तो ये सारे क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा। अगेन मैं बोलूंगी ये सारे यूनिवर्सिटीज में नहीं है, लेकिन हम अभी जिन जिन यूनिवर्सिटीज को नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें से 2-3 में ही निकला है, इसलिए मुझे लगा कि अगर जिनमें भी ये यूनिट दिया हुआ है उनमें ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये लर्निंग का है पार्ट, लेकिन आ सकता है अगर दिया हुआ है आपके चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप में। तो ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का नोट्स हम लोगों ने दिया है, उसमें ये दिया हुआ है, मैं बता देती हूँ। तो वो स्टूडेंट के लिए या फिर उनके जैसे और भी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे ये यूनिट दिया हुआ है, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग जो है लर्निंग एंड टीचिंग का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल से डिस्कस करेंगे। अगेन मैं बता दूं आपको टोटल ओवरऑल 40 to 45 ही क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और उसको अगर आप करके जाते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। इतना सडन वे में एग्जाम लिया जा रहा है कि अब पूरा पढ़ना रियली में किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, और इसीलिए हम लोग ये आप लोग के लिए एक वे निकाले हैं जिससे कि आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन करके जा सकते हैं और इसमें आपके अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है। तो चलिए फिर कल मिलेंगे लर्निंग एंड टीचिंग के क्वेश्चन के साथ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।